नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो देखिए, 2 मार्च को होने वाले हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हुआ है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां थानेसर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार माफी ढांडा को और पार्षदों के नामांकन में शामिल हुए। जहां कुरुक्षेत्र के न्यू लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ थानेसर नगर परिषद से चुनाव लड़ रही बीजेपी के 32 वार्डों के पार्षद उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो वहीं नामांकन के समय मुख्यमंत्री के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी सबसे अधिक मार्जिन से विजयी होगी, यानी कि जीत जो है वो हासिल करेगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी सभी सीटों पर जीत का विश्वास जताया। कहा कि जनता के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता जो है वो बढ़ी है। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास अनेक मुद्दे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ये भी आपको सुनवा देते हैं। मुद्दे हैं ये जो आज हरियाणा की क्या परिस्थिति हुई है। सारे शहर जो है बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंचे, ना उनका सीवरेज की सफाई है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब कोई बंदोबस्त है, लोग परेशान हैं। तो सर, जिस तरीके से अमेरिका से जो है काफी तादाद में जो डिपोर्ट किए गए, उसमें हरियाणा की भी संख्या काफी है। रात को अमृतसर से जो है वो हरियाणा के तमाम इलाकों में वो पहुंच चुके हैं। तो किस तरीके से देखते हैं लगातार जो है वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं देश के तमाम इलाकों में? ये बड़े एजेंट हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने जमीन मकान बेच के जो है भविष्य बनाने के लिए और वो जिस प्रकार से हो गया और जो जिस प्रकार से हथकड़ियां लेके लगा के आए वो निंदनीय है। हाँ। वो निंदनीय है। अब हम भी तो भेज रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम भी तो भेज रहे हैं यहाँ से तो किसी को हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। वो निंदनीय है और इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे और देखिए, उन्होंने अब यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से पूरी तरह से आश्वस्त है और लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, बहुमत के साथ यहाँ पर जीत होगी और लोग जो हैं वो बीजेपी को यहाँ पर अपना रहे हैं। उनकी जो नीतियों से और उनके जो काम से यहाँ पर लोग जो है वो खुश है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत जो है इस बार प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी की होगी। तो वहीं अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत होगी और हमारे पास बहुत तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और यहाँ पर हम कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की जिस तरीके से काम किया है उसको लेकर लोग जो है वो काफी परेशान है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बातें कही, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ आप सभी को। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, राकेश भड़ाना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए अब नगर निकाय चुनाव जो है आज नामांकन भी दाखिल हो गया और नामांकन का आज आखिरी दिन था, जहां नायब सिंह सैनी जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। इस पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में नामांकन करवाया, रोहतक में करवाया और जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया, 48 सीटें हमारे को दी और उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई, उनकी नीतियों पर मोहर लगाई, उनकी विचारधारा पर मोहर लगाई और
ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध रणनीतिकार, हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात, सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति पर मोहर लगाई। हमारे केंद्रीय मंत्री जो वहां पे मोर्चा संभाल रहे थे, आदरणीय मनोहर लाल जी, उनकी रणनीति पर मोहर लगाई। जिस तरह से उन्होंने हमारे हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे हरियाणा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां गए। जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, और केजरीवाल ने जिस तरह से हरियाणा की जनता के ऊपर आरोप लगाया था, हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि हरियाणा जहर घोल के पानी भेजता है हरियाणा सरकार, और दिल्ली को जहर का पानी पिलाना चाहती है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी झूठ का पर्दाफाश कराया, उन्होंने ललकारा उनको, और पल्ला गांव लास्ट में गांव है हरियाणा का, उससे आगे दिल्ली शुरू हो जाता है। वहां जाके उन्होंने कहा, भाई मैं पानी पी रहा हूं, केजरीवाल आइए आप देखिए, और शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी आपके दिल्ली में मैं भेज रहा हूं, और आप भी माता यमुना वहां पे राजघाट के नजदीक से गुजरती है, जहां महात्मा गांधी जी विराजमान है, आप भी यमुना मैया का वहां जल पीजिए, इसमें स्नान कीजिए, और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से, हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से माफी मांगिए। और उनकी झूठ का पर्दाफाश करा, जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। छठी बरादरी की जीत है, ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। और तीन तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, तीन तरफ से हरियाणा की सीमाएं दिल्ली से अटैच है, दिल्ली की लगती है, और ज्यादातर हमारे रिश्तेदारियां, हमारा यारा प्यारा, हमारा भाईचारा, बहुत से हरियाणा वासी दिल्ली में निवास करते हैं। तो हमारा दिल्ली से बहुत गहरा लिंक है, गहरा मतलब रिश्ता है। और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, और निश्चित रूप से इसका असर हरियाणा में पड़ेगा। छोटी सरकार का चुनाव हम जीतेंगे, और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीतेंगे। ये छोटी सरकार के रूप में निकाय चुनाव जाने जाते हैं, और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी है वहां पे दिल्ली में। पहली बार 0/0, अगली बार 0/0, तीसरी बार 0/0, और केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जिस तरह से केजरीवाल वहां पे पंजाब में जाके झूठ बोलता है, भाई हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, और दिल्ली में जाके झूठ बोलता है हरियाणा पानी नहीं देता। अरे हरियाणा के लाल तेरी सरकार है, वहां SYL का पानी दिला दे भाई, हमने चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिला दे, हिंदी भाषी क्षेत्र दिला दे, और हरियाणा तो जो देना चाहिए पानी उससे भी ज्यादा दे रहा है। तो इस तरह से जिस तरह उनने हरियाणा की माटी को कलंकित करने का काम किया, तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। और केजरीवाल हरियाणा में कहीं गलती में नहीं है, ये तो जनता ने पहले नकार दिया था, चुनाव में नकार दिया था। और रही बात कांग्रेस की, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए, संगठन इनका बना नहीं, और इनका आपस में लड़ मच रहा है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं वहां पे कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनमें तो आपस में लठम हो रहे हैं। और जिस तरह से आप अभी सुना रही थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, जो वो कह रहे थे मैं जनता को भाव नहीं रही, सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं करी। अरे जनता में तो हम पॉपुलर हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिलता जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी यही है कि जनता का आशीर्वाद हमने और ज्यादा लिया है, हमारा कम नहीं हो रहा। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता का विश्वास है और ज्यादा बढ़ा है हमारी सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, हमारा कम नहीं हुआ। ये तो हमारी उपलब्धि है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे बहुत पहले, कि फर्स्ट आवर्स में आप समाधान शिविर के नाम से उन्होंने इसका नाम दिया है, कि फर्स्ट आवर में आप जनता की समस्याओं का समाधान करें, उसके बाद में आपके जो रूटीन के कार्य हैं वो निपटाएं। और किस संदर्भ में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारी, सभी MLA, सभी MP, सभी मंत्रीगण, सबकी ड्यूटी लगा दी थी। ठीक है, मैं इसका जवाब योगेश जी से ले लेती हूँ। जी योगेश जी, आपके पास आते हुए देखिए, अभी हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट सुनवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को घेरने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं जनता के पास जाने के लिए। तो पहले तो मेरा यही सवाल है कि आप वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं वो आप मुझे बताइए, और दूसरा कि जो आरोप यहाँ पर
राम राजेश शर्मा जी की तरफ से लगाया गया, उन पर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ज्योति जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो जिस तरह की जो बात अभी भाजपा प्रवक्ता शर्मा जी की मैं सुन रहा था, बिल्कुल एक प्रवचन के तौर पे इनका रटा रटाया एक भाषण है वो। मतलब इन्होंने मोदी जी को, मुझे तो कई बार इतनी चिंतित होता हूं मैं, हर रोज ये सोच ही लेता हूं कि भाई देश का क्या होगा, क्योंकि 75 वर्ष में वो रिटायर होने वाले हैं और कभी ना कभी ये देश कैसे चल पाएगा उनके बिना। क्योंकि इन्होंने इनकी जितनी बातचीत थी, इन्होंने भाजपा का नाम कहीं नहीं लिया। मोदी जी मोदी जी, अगर इतने ही मोदी जी थे तो वो हमारे नौजवान बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के आ रहे हैं अमेरिका से, और उनको किस तरह से आप हथकड़ियां पहना के बंदी बना के जो लेके आया जा रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी देश के लिए। आप, वो कोई अपराधी नहीं है, ठीक है मजबूरी में लाखों रुपए खर्च करके वो गए गलत तरीके से, लेकिन आज उनके लिए आगे हथकड़ियां पहन के उनके लिए वो तो हमने देख लिया जो उन्होंने अमेरिका ने भारत के साथ जो किया। मैं तो छोटा सा देश है कोलंबिया, उसकी भी बड़ी बात मानता हूँ कि उन्होंने जहाज को उतरने नहीं दिया, अपने लैंड नहीं करने दिया। योगेश जी, आप कहाँ जा रहे? मैंने सीधा सवाल कहा कि जिस तरीके से हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना कि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे गिनवाए हैं कि बोल रहे कि कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दे हैं कि जो हम जनता के पास जाएंगे और इस बार बीजेपी को मात देंगे, तो वो मुद्दा मैं जानना चाहती हूँ। देखिए ज्योति जी, मैं गुणगान के बाद ये छोटी सरकार जो एक स्थानीय निकाय की चुनाव होते हैं उस बात पे आ रहा हूँ कि हम पहली बार कांग्रेस पार्टी हम सत्ता में होते थे, उस समय भी हमने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। इस बार हम सिंबल पे चुनाव योगेश जी, अगर देखा जाए क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, जिस तरीके से अभी हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा 39% वोट हरियाणा में आज तक का सबसे मजबूत 37 विधायक विपक्ष, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कोई विपक्ष इतना मजबूत हरियाणा में नहीं बना होगा, और 39% वोट लेके हमने 39.5, इनके कुछ वोट फालतू आगे कुछ परसेंट पॉइंटों में, तो इससे इनकी मजबूत स्थिति होगी। ये ऐसा नहीं है। जनता जो है, और फिर इनका जो तीसरा कार्यकाल था ज्योति जी, आप देखिए आज 4-5 महीने हो गए हैं, जनता में जिस विश्वास के साथ जनता ने इनको चुना, वो हमारी बहनें वो इंतजार कर रही है 2100 रुपए के लिए, आज तक नहीं आए। सिलेंडर इन्होंने वादा किया था कि 450 में देंगे, आज तक नहीं मिला। आप बोले शर्मा जी, आपने अपनी पूरी बात रखी है। उसके बाद आप देखिए जो नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है, आपकी कंपनी थी गुजरात की कंपनी, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, और उस कंपनी को इन्होंने अरबों रुपए की पेमेंट कर दी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई रिकवरी नहीं करी उससे, क्योंकि वो इनके पैसों की कंपनी थी। वो जनता की कमाई का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, योगेश जी, कांग्रेस की तरफ से हमेशा हमने देखा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे लाने के बावजूद भी जनता बीजेपी की तरफ ही जाती हुई दिख रही है। बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं या बीजेपी के काम को ही जनता जो है वो पसंद करती हुई नजर आ रही है। देखिए ये आपको लग रहा होगा, हमें तो बिल्कुल भी योगेश जी, मुझे नहीं लग रहा जनता में आना कोई उद्देश्य नहीं होता। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक तो वो दौर था जब उन्होंने एक वोट से सरकार गिरी तो भी उन्होंने हारना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने ये जोड़ तोड़ और जो जैसे चाणक्य जी कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, इस तरह से वो मेयर का चंडीगढ़ का चुनाव सारी दुनिया ने देखा है, इस तरह से इन्होंने उस चुनाव में सरेआम धांधली करके, इनका तो एक ही उद्देश्य है, हर हाल में हमें सत्ता चाहिए। हमें साम दाम दंड भेद के कैसे ही हमें मिले, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जनता के बीच में जनता की भलाई के लिए काम करें। अगर हमें भूमिका विपक्ष की मिली है तो हम विपक्ष में जनता की आवाज बन के काम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस चुनाव में, आप जो जनता जो है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो सड़कों की जो बुरी खस्ता हालत है, खड्डे हर जगह बुरे हालात है, सीवरेज की है, थोड़ी सी बारिश आते ही आपने देखा होगा गुड़गांवा में, हिसार में, करनाल में पानी की नदियां बहती है। गुड़गांवा में तो लोग उसमें, मुझे बिल्कुल अभी पिछली इसके बरसात के मौसम का ध्यान है,
कि इतना बुरा हाल हो जाता है कि गाड़ियों की लंबी 2-2 घंटे की कतार लग जाती है। तो ये मुद्दे हैं हमारे जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। और जो ये गुटबाजी की बात कर रहे थे वो हमने तो अब भाजपा को दे दी है। आज आप देखिए, जो बात मैं रख रहा हूं वो माननीय अनिल विज जी ने सारी बात रखी है, जो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, और उन्हीं को नोटिस थमा दिया जाता है। मतलब जनता की बात रखना ही इनकी पार्टी में जुर्म है, लोकतंत्र नहीं है इनकी पार्टी में। हमारी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी अपनी आवाज को रख सकता है। आज उनको नोटिस दे दिया, हमारी सहानुभूति है उनके प्रति, क्योंकि उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत इनके साथ करती है, अनिल विज जी के साथ इनकी पार्टी, तो जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आज जो निकाय चुनाव में इनकी गुटबाजी जो है वो चरम सीमा पर है। जनता देख रही है नंबर 2 के मंत्री को की आवाज को कैसे दबा रही है भारतीय जनता पार्टी। यही लोकतंत्र है, यही एक जो जिसकी कल्पना हमारे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जो की थी। ये लोग तो संविधान, ना तो अपनी पार्टी में आंतरिक संविधान है और बाहर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये क्यों 400 पार से, आप ज्यादा ज्योति जी देखिए। ठीक है योगेश जी, जितने आपने ये जो मुद्दे उठाए वो तो अब हम देखेंगे चुनाव के जब नतीजे आएंगे कि ये जो मुद्दे कितने कामगार जो है वो साबित होते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश भडाना भी जुड़ चुके हैं। राकेश, आपके पास आते हुए, देखिए अब इस नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तरीके से, सीधे तौर पर कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी अपने को कहाँ देख रही है? और दूसरा सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर वो लुभा पाएगी और आने वाले जो दिनों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जो है वो ला पाएगी? ज्योति जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, चोर चोर मौत है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल नगर निगम में अपना पूरा बहुमत इनका रहा, और पीछे 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का रहा। मुझे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगम पे तब भी कर था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज भी नगर निगम पे 1100 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला? मुझे तो लगता नहीं है कि इनका सीधा सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस करता है, वो कांग्रेस करती है। वो साबित हो गई है इस बात से कि जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई, और वही काम इन्होंने दिल्ली में किया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम करके इन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। दूसरी बात, अगर हम नगर निगम की बात करें, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी तब जब कहेगी नगर निगम में, तब भी डिबेट होती है किसी भी चैनल पे, तो तब मैं कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहेगी वही कैंडिडेट आएंगे। देखिए नगर निगम में इन्होंने ऐसे कैंडिडेट दे दिए, फरीदाबाद की बात करें, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, कहीं की बात कर लो, जिन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, जो इन्होंने कैंडिडेट दिए इन्होंने बीजेपी के लोगों, चाहे मेयर की बात हो चाहे पार्षद की बात हो। और दुर्भाग्य ये रहा कि हाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी, उन्होंने जब इनकी कोई टिकट नहीं रहा था कांग्रेस की, तो उन्होंने लिखा इस बात को अपने फेसबुक पे, अपने पेज में जाके कि जिस आदमी को टिकट चाहिए कांग्रेस की, वो फला फला आदमी से मिले। तो बीजेपी का किससे मुकाबला हुआ? बीजेपी का इनसे मुकाबला नहीं हुआ। ये तो वोट काटो पार्टी है कांग्रेस। दूसरी बात, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हमारी 3 बार सरकार रही, नगर निगम में हमारी सरकार रही, 26 साल 27 साल बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई हो, कोई बात नहीं, परंतु 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बनाई, नगर निगम में हमने सरकार बनाई। ईमानदार पार्टी के रूप में हम पूरे देश में जाने जाते हैं। और आज हरियाणा में अगर नगर निगम की बात करें तो सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी पर हमारा मुकाबला है। हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भी अपने से नहीं मानते, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। 200 करोड़ का घोटाला अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके नितिन गडकरी जी अभी 1 महीने पहले एक बयान दे रहे थे ज्योति जी, और उसमें कह रहे थे कि मैंने स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ ज्योति जी कि इनके पास वो हजारों करोड़ रुपए कहीं कहाँ चले गए? इनकी जेब में चले गए, इनके नेताओं के पास चले गए? क्योंकि स्मार्ट सिटी तो रही नहीं, ना स्मार्ट रही ना सिटी रही, बदहाल ऐसे हालात हो गए ना। अगर 10 मिनट बारिश हो जाए ज्योति जी तो पूरा घर से लोग निकल नहीं सकते, बिजली पे काम हुआ नहीं, सड़कों पे काम हुआ नहीं, पानी पे काम हुआ नहीं, रोजगार पे काम हुआ नहीं, किस चीज पे काम हुआ?
सिर्फ एक भ्रष्टाचार पे काम हो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूटने का काम नगर निगम को किया और वही हाल अगर आप बात करें गुड़गांव की करें, फरीदाबाद की करें, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार से डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसलिए लोग इस बार आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा करेंगे और जो हमने दिल्ली में काम किया उस पर भरोसा करेंगे। और अगर हमारी नगर निगम में सरकार आई तो बढ़िया स्कूल बनाएंगे, बढ़िया सड़कें बनाएंगे, बढ़िया जो भी नगर निगम के अंदर काम आता होगा वो सारे काम अच्छे करेंगे। ठीक है। देखिए रामराजी शर्मा जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से यही आरोप लगाए हैं कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार करने में अव्वल है और काम भी जो है वो नहीं किया है। जिस तरीके से जो खड्डे वाले जो सड़क है, और यहाँ तक कांग्रेस ने अनिल विज पर भी यहाँ पर टिप्पणी कर दी है। जी का सवाल है, वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है और वो हमारे बहुत ही सीनियर नेता है, हमारे लिए आदरणीय है और पार्टी का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर जाके कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी पे, प्रदेश अध्यक्ष पे टिप्पणी करे। फिर भी ये मामला हाईकमान के संज्ञान में, ये हाईकमान इस पर देख रहा है। इसके बारे में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारा आंतरिक मामला है, ये मामला सब ठीक हो गया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार की जो दोनों पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। गंगोत्री कांग्रेस भी गंगोत्री है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार मचाया, इनके सारे मंत्री जेल में थे, इनका केजरीवाल इनका मुखिया जेल में था, सारे जमानत पा रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने शीश महल पर लगा दी। इसलिए दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। और मैं मेरे भाई बढ़ाना की पीड़ा समझ सकता हूँ। ये नए नए आ रहे हैं, जो कांग्रेस का तो हारने का अनुभव है, तो तीसरी बार आ रहे हैं और ये नए नए आ रहे हैं। और हरियाणा में इनकी दुकान में सौदा सजने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता तो पहले केजरीवाल को नकार चुकी है और जिस दिन उसने हरियाणा की जनता के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था भाई यमुना नदी में हरियाणा सरकार जहर मिला के दिल्ली को भेज रही हो, तो उसी दिन खत्म हो गया था। हरियाणा की जनता ने तो उसी दिन उसको अपने यहाँ से ये मान लिया था भाई ये तो हरियाणा का है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में तो बड़े संस्कारिक बच्चे हैं, हरियाणा में तो बड़े धार्मिक हैं और इस तरह का अधर्मी आदमी कैसे हरियाणा का हो सकता है। तो हरियाणा की जनता ने तो पहले उसको नकार दिया था। विधानसभा में भी इसका खाता नहीं खुला था। आगे इसका कहीं भी इससे गिनती नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, भाई कांग्रेस ने जिस तरह से इनके शासनकाल में किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिए, सबको पता है। और जिस तरह से 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे, सबको पता है। और जहां तक मेरे भाई ने बात कही थी 2000 रुपए हमारी बहनों को देने की बात थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। उस बारे में मंथन चल रहा है और जो 500 रुपए का सिलेंडर है वो मिलना शुरू हो गया है, जो आप पता भी करवा सकते हो। और बाकी ये है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने पहले वायदा किया था, जब कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने लगभग 25,000 युवाओं की भर्ती रुकवा दी थी, उस टाइम में माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करके उन्होंने वायदा किया था, हमारी पार्टी ने अगला मुख्यमंत्री उनको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन भाई बहनों को, बेरोजगारों को इनका रिजल्ट आउट करूंगा, पहले इनका ज्वाइन कराऊंगा, इनको नौकरी दूंगा, उसके बाद में मेरी सरकार पदभार ग्रहण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है, मैं योगेश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। रामराजी शर्मा जी, योगेश जी देखिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में तो जो किसान है उनको डराया धमकाया जाता था। ज्योति जी, भर्ती रोको गैंग भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनने के बाद 5 महीने हो गए, ये मैंने कई बार मुद्दा उठाया है। ये इन्होंने यूनिवर्सिटीज में सभी जगह भर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने रोकी हुई है। और एक बात और बता दूं, आयुर्वेदिक ऑफिसर की अभी आज ही रिजल्ट आउट किया इन्होंने, 250 पद तो खाली छोड़ दिए, 12 साल बाद भर्ती हुई है उसकी, 250 पद खाली छोड़ दिए। और उसमें से भी हरियाणा से बाहर के युवा इन्हें पसंद आते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री, क्योंकि
अपना फैसला नहीं ले सकते, इनके पास जो पर्ची खर्ची आती है तो बाहर के युवाओं को प्रेफरेंस देते हैं ये, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार 2 लाख पद इन्होंने घोषणा पत्र में क्यों आपने रखे कि हमारे पद खाली है। 10 साल से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं भरे गए वो पद, और आज भी उन पदों पे कोई काम नहीं हो रहा। आपने बताइए कौन से 4-5 महीने हो गए आपको सत्ता में आए, कौन सा आपने वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया, कौन सा आपने शेड्यूल जारी किया। और मैं आपको दावे से कहता हूँ इनकी पर्ची खर्ची अभी कानून अधिकारियों की 100 पद निकले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है वो, और उनकी मैं लिस्ट जारी करूंगा। सारे इनके रिश्तेदार और आरएसएस के लगे लोग लगेंगे उसमें। पहले ही मैं ये दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पर्ची खर्ची इनकी सरकार में तो मोटी अटैचियां चलती है सरेआम। ये तो इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है। जो डी ग्रुप की भर्ती है उसमें पीएचडी करे युवाओं को ये लगाते हैं, पीएन की नौकरी देते हैं, और बाहर के युवाओं को क्लास ए और बी में बाहर के युवाओं को भर्ती करते हैं, पैसे ले लेके, रिश्वत लेके, मोटी रकम, क्योंकि इन्होंने खुला धंधा चला रखा है। सैनी साहब तो ठीक है योगेश जी, ये तो अब आने वाला 12 मार्च ही अब पता चल जाएगा कि आखिर जनता जो है वो किसके हक में वोट डालती है और आखिर यहाँ पर जीत जो है वो किसकी होती है। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल इस मसला में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया में बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।